फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम जानेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी फैक्ट्स को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इतिहास की मीनिंग। इतिहास होता क्या है? इतिहास संस्कृत के 3 शब्दों के योग से बना हुआ शब्द है, जिसमें इति प्लस ह प्लस आस का योग है। इति का मतलब होता है जैसा हुआ वैसा ही, और ह का मतलब होता है सचमुच, और आस का मतलब होता है निरंतर रहना। यानी कि इतिहास की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इतिहास बोलते हैं अतीत में हो गई घटनाओं का विवरण ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास को हम इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं, और हिस्ट्री शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस ने अपनी पहली पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है। और जो इतिहास को जो ग्रीस के लोग थे वो हिस्ट्री बोलते थे, और हिस्ट्री का मतलब होता था बुनना। तो इस तरीके से हमने इतिहास के बारे में जाना, इतिहास की मीनिंग जानी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। यानी कि प्राचीन इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं। तो प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सभी स्रोतों को मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि जो स्रोत हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। इनमें पहला है साहित्यिक साहित्यिक स्रोत है पहला वाला, और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत बोलते हैं जिसमें देसी साहित्य और विदेशी साहित्य होता है, और पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं जिसमें अभिलेख व शिलालेख के बारे में जानकारी होती है। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत मीन्स लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि साहित्यिक स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है इसमें धार्मिक साहित्य, यानी कि रिलीजियस लिटरेचर। तो इसमें जो आता है धार्मिक साहित्य बोलते हैं जिसमें धर्म से रिलेटेड बातें होती हैं। तो इसमें आ गए एक वेद, यानी कि वेद भी धर्म से रिलेटेड ही चीज है। तो वेद क्या होता है? वेद का अर्थ होता है महत ज्ञान। वेद का अर्थ होता है महत ज्ञान, अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। संपूर्ण वैदिक इतिहास की जो जानकारी है उसके स्रोत वेद ही हैं। यानी कि जो इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है वो वेदों से ही होती है, और वेदों की संख्या 4 है। इनमें पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, और चौथा है अथर्ववेद। और आपको बता दें इनमें से जो सबसे प्राचीनतम वेद है वो है ऋग्वेद। अब बारी आती है वेदांग की। वेदांग बोलते हैं जिनसे वेदों के अर्थ को सरल ढंग से समझा जा सकता है। वेदांग होते हैं जिनसे वेदों के अर्थ को हम अच्छे तरीके से सरल ढंग से समझ सकते हैं, वो होते हैं वेदांग। और वेदांग की संख्या होती है 6। पहला हो गया शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद तथा छठवा होता है ज्योतिष। अब इसके बाद बारी आती है ब्राह्मण ग्रंथ की। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? वेदों की गद्य रूप में की गई सरल व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। यानी कि वेदों की जो व्याख्या की जाती है गद्य रूप में उसे बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। अब इसके बाद बारी आती है आर्यणक की। आर्यणक का अर्थ होता है जंगल में उत्पन्न। तो यानी कि जंगल में उत्पन्न अगर इसका अर्थ है तो इससे बात क्लियर हो जाती है कि इसकी रचना जंगलों में ही की गई। तो इसकी रचना जो हुई है वो जंगलों में ही की गई। इसे ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम हिस्सा माना जाता है। जो आरण्यक है इसे ब्राह्मण ग्रंथ का क्या माना जाता है? अंतिमवा हिस्सा माना जाता है। इसमें ज्ञान एवं चिंतन की प्रधानता है। इसके बाद बारी आती है उपनिषद। उपनिषद किसे बोलते हैं? ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। यानी कि उपनिषद को दूसरा नाम वेदांत भी कहा जाता है। तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना उपनिषद या वेदांत इसको कहा जाता है। जो उपनिषद या वेदांत की संख्या है वो है 108। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एक उपनिषद है, इसे लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। जो उपनिषद है ये मुंडकोपनिषद, इसी में क्या की गई है? यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। और श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख, जो श्री कृष्ण के बारे में सर्वप्रथम जिस उपनिषद में बताया गया है उस उपनिषद का नाम है छांदोग्य उपनिषद। इसमें श्री कृष्ण का उल्लेख किया गया है, श्री कृष्ण के बारे में सबसे पहले बताया गया है। उपनिषदों से तात्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है।
अब आता है महाकाव्य। महाकाव्य किसे कहते हैं? महाकाव्य होते हैं जो कि बहुत ही बड़े काव्य रूप में लिखे जाते हैं और बहुत ही महान होते हैं, बहुत बड़े ग्रंथ होते हैं। तो रामायण एवं महाभारत भारत के दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं। रामायण और महाभारत क्या है? ये दो बहुत ही प्राचीनतम भारत के महाकाव्य हैं। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इनकी जो रचना काल है, इनकी जो रचना हुई है, वो हुई है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच इनकी रचना हुई है। तो पहला पढ़ते हैं हम इसमें रामायण, जो कि एक महाकाव्य है। तो रामायण की जो रचना की है, इसके जो रचनाकार हैं वो है महर्षि वाल्मीकि, और महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम था रत्नाकर। संस्कृत भाषा में लिखे इस महाकाव्य में कुल 24,000 श्लोक हैं। इससे तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसमें अगला महाकाव्य आता है महाभारत। महाभारत का जो पुराना नाम है वो है जय संहिता। ये आपको याद रखना है। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता, यानी कि महाभारत नाम होने से पहले इसका नाम जय संहिता था। इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास थे, यानी कि महाभारत को जो लिखा है वो लिखा है वेदव्यास जी ने, इसकी रचना की है वेदव्यास जी ने। इसमें श्लोकों की मूल संख्या जो है वो 8,800 थी, लेकिन वर्तमान में कुल संख्या 1,00,000 है। इनमें कुल 18 पर्व हैं। श्रीमद् भागवत गीता भीष्म पर्व से संबंधित है, और महाभारत का युद्ध जो हुआ था 950 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध जो हुआ था 950 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था, जो 18 दिन तक चला था, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कौन? महाभारत। इसे 5वें वेद के रूप में भी मान्यता मिली है। इसके बाद आगे आता है पुराण। पुराण को दूसरा नाम दिया गया है पंचम वेद, यानी कि पुराण को पंचम वेद भी कहा जाता है। लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा पुराणों के संकलनकर्ता माने जाते हैं। इन्हें ही पुराणों का संकलनकर्ता माना जाता है। इनकी संख्या 18 है, यानी कि पुराण 18 होते हैं। इनमें मुख्य रूप से प्राचीन शासकों की वंशावली का विवरण है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन एवं जो प्रामाणिक है वो है मत्स्य पुराण। यह सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश तथा वायु पुराण से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। अब आता है आगे बौद्ध साहित्य। यह मूल रूप से 4 भागों में विभाजित है। जो बौद्ध साहित्य है वो मुख्य रूप से 4 भागों में बटा हुआ है। जातक, त्रिपिटक, पाली एवं संस्कृत। अब जातक के बारे में हम पढ़ेंगे। जातक होता है, यह बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। जातक क्या है? बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है ये जातक, और यह 550 कथाओं का एक संग्रह है। इसमें जो है 550 कथाएं हैं, और इनका एक संग्रह है जातक। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां वर्णित हैं। अजंता की चित्रकारी जातक की कहानियां दर्शाती है। अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है वो भी जातक की कहानियों को दर्शाती है। अब आगे आता है त्रिपिटक। त्रिपिटक बोलते हैं, त्रिपिटकों की भाषा प्राकृतिक है। ये 3 है, जो त्रिपिटक है वो क्या है? 3 है। सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। पाली ग्रंथ प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में ही है। उसके बाद आता है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो आता है इसके बाद। मिलिंद पन्हो इसे बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनांडर, यानी कि जिन्हें मिलिंद भी बोला जाता था, एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? मिलिंद पन्हो में इनके बीच जो वार्तालाप हुआ था उसका वर्णन किया गया है। दीपवंश श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला यह पहला ग्रंथ है, यानी कि सिंहल द्वीप है जो श्रीलंका में, तो जो दीपवंश है श्रीलंका के सिंहल द्वीप में, तो इसके इतिहास पर प्रकाश डालने वाला यह पहला बौद्ध ग्रंथ है। कौन है? मिलिंद पन्हो। अब उसके बाद बात आती है महावंश की। इसमें मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची है। महावंश में जो मगध के राजा हुए हैं उनकी क्रम के अनुसार सूची बनाई हुई है। चूल वंश में आता है, इसमें कैंडी चोल साम्राज्य के विघटन की जानकारी मिलती है। चूल वंश में क्या है? इसमें कैंडी चोल साम्राज्य के विघटन की जानकारी मिलती है। अब आते हैं संस्कृत ग्रंथ, यानी कि जो संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ हैं, तो उन संस्कृत ग्रंथों की बात आती है। ललित विस्तार। ललित विस्तार संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का यह पहला ग्रंथ था। ललित विस्तार क्या था? यह बौद्ध धर्म का पहला ग्रंथ था, ललित विस्तार। दूसरा आता है दिव्यावदान।
इसमें शुंग वंश एवं मौर्य शासकों के विषय में वर्णन किया गया है। और जैन साहित्य जो है ये प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में, जैन साहित्य कौन सी भाषाओं में लिखा गया है? प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इन्हें आगम भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, इसे क्या कहा जाता है? आगम भी कहा जाता है। अब आता है आचराक सूत्र। आचराक सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं के विधि निषेध एवं आचार विचारों का वर्णन किया गया कि जैन भिक्षु का आचार विचार कैसा था, वो किस तरीके से ट्रीट करते थे, और भिक्षुओं के विधि और निषेध के बारे में भी इसमें बताया गया है। अब आता है भगवती सूत्र। इसमें महावीर स्वामी के जीवन तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण है कि उनका जीवन किस प्रकार से था, और उस टाइम के जो समकालिक जो उनके संबंध हैं उनका विवरण इसमें दिया गया है। इसी में 16 महाजनपदों का भी विवरण दिया गया है। अब हम कुछ प्रमुख दर्शन पढ़ेंगे और उनके प्रवर्तक कौन थे। तो चारवाक जो कि भौतिकवादी थे, तो इसके प्रवर्तक हैं चारवाक। सांख्य के हैं कपिल, योग के हैं पतंजलि योग सूत्र, और न्याय के हैं गौतम, न्याय सूत्र से है। और वैशेषिक का है कणाद या उलूक, पूर्व मीमांसा का है जैमिनी, और उत्तर मीमांसा का है बादरायण, ब्रह्म सूत्र से। अब आगे आता है धर्मेतर साहित्य यानी कि नॉन रिलीजियस लिटरेचर। तो इसमें पहला आता है संगम साहित्य। संगम साहित्य किसे बोलते हैं? इसमें चोल, चेर तथा पांड्य राज्य के उदय का वर्णन है। जो चोल और चेर और पांड्य राज्य थे, इनका किस प्रकार से उदय हुआ, इसका वर्णन कौन से साहित्य में है? संगम साहित्य में है। इसमें कविताओं की कुल 30,000 पंक्तियां हैं। ये कविताएं दो मुख्य समूह में विभाजित हैं, जिनमें पहले समूह का नाम है पटिनेडिकल कडक्कू तथा दूसरा है पतुपातु। और जो पहला समूह है वो बाद वाले समूह से पुराना है, यानी कि जो ये पहला वाला समूह है ये इस बाद वाले समूह से क्या है? पुराना है। दूसरा आता है इसमें मनुस्मृति। यह सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। जो मनुस्मृति है यह सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। इसमें तत्कालीन भारतीय राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। इसमें विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख है कि किस प्रकार से 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो होता है ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पेशाच। इस प्रकार के जो विवाह होते हैं 8 प्रकार के, इनके बारे में जो है वो मनुस्मृति में बताए गए हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट आता है एक अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह किसे बोलते हैं? जब उच्च वर्ग के पुरुष का निम्न वर्ग की स्त्री के साथ विवाह होता है, उनकी शादी होती है, तो इसे बोलते हैं अनुलोम विवाह। और सीधा इसके विपरीत आता है प्रतिलोम विवाह, कि जब उच्च वर्ग की जो कन्या होती है उसका किसी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह होता है, उसकी शादी होती है, तो इसे बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। अब आता है नारद स्मृति। इससे गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। जो नारद स्मृति है, इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है हमें? नारद स्मृति से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चौथा आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जो लेखक माने जाते हैं वो है आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। तो इनके द्वारा संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथ को भारतीय राजनीति का पहला भारतीय ग्रंथ माना जाता है। राजनीति से संबंधित जो पहला भारतीय ग्रंथ माना जाता है वो माना जाता है अर्थशास्त्र को, जिसे आचार्य चाणक्य के द्वारा संस्कृत भाषा में जिसकी रचना की गई थी। लगभग 6000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ में मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों का भी वर्णन किया गया है। पांचवा आता है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त द्वारा रचित इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनके गुरु चाणक्य द्वारा नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन होता है। अब जो मुद्रा राक्षस है, इसमें क्या है? विशाख दत्त के द्वारा ये रचित है, और इसमें किस प्रकार से मौर्य वंश का जो हुआ उदय हुआ, और गुरु चाणक्य के द्वारा किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य को इस प्रकार से शिक्षा दी गई कि मौर्य वंश का शासक हुआ, उसके बाद शासन चलाया गया और नंद वंश का पतन हुआ। तो इसके बारे में मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त के द्वारा इसे रचित किया गया है, इस नाटक को। अब आगे आते हैं, आगे है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम ये है कालिदास द्वारा रचित। इस ग्रंथ में पुष्यमित्र
शुंग एवं उनके पुत्र अग्निमित्र के समय की राजनीतिक स्थिति तथा शुंग एवं यवन संघर्ष का वर्णन किया गया है। इसमें किस प्रकार उस समय की राजनीतिक स्थितियां थी और किस प्रकार से शुंग और यवन के बीच जो संघर्ष रहा उसका वर्णन किया गया है। सातवां आता है हर्षचरित। हर्षचरित सम्राट हर्ष जो थे उनके दरबार के जो राजकवि थे यानी कि बाणभट्ट के द्वारा इसकी रचना की गई है, किसकी? हर्षचरित की। और इस ग्रंथ में जो है हर्ष के जीवन एवं तत्कालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया हर्षचरित है उसमें जो सम्राट हर्ष थे उनके जीवन की सारी जो बातें हैं वो बताई गई हैं और उस समय भारत के इतिहास के विषय में भी जानकारी बताई गई है कि उस समय भारत का इतिहास लगभग कैसा था, उस टाइम की बातें बताई गई हैं। आठवां आता है स्वप्नवास दत्तम। महाकवि भास द्वारा रचित इस ग्रंथ में वत्सराज उदयन एवं चंड प्रदोत के संबंधों का उल्लेख है कि इन लोगों में कैसे संबंध थे। नौवां आता है राज तरंगिणी। कलहर द्वारा रचित इस पुस्तक का संबंध कश्मीर के इतिहास से है कि कश्मीर का इतिहास क्या था वो उसके बारे में राज तरंगिणी में बताया गया है। कलहर के द्वारा ये रचित है, कलहड़ के द्वारा ये रचित है। तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से कलहड़ ने और कश्मीर के इतिहास के बारे में अपनी इस राजतरंगिणी पुस्तक में लिखा था। इसे भारतीय इतिहास का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। किसको? राजतरंगिणी को, जो कि कलहड़ के द्वारा रचित है। इसे भारतीय इतिहास का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। अब आगे आता है 10वें नंबर पर मृच्छकटिकम। शूद्रक द्वारा रचित इस नाटक से गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। शूद्रक के द्वारा इसकी रचना की गई और गुप्त काल का जो इतिहास था उसके बारे में बताया गया है किसमें? मृच्छकटिकम में। 11 आता है विक्रमांक देवचरित। यह है कश्मीरी कवि विलहर द्वारा रचित। इस ग्रंथ से चालुक्य राजवंश विशेषकर विक्रमादित्य पंचम के विषय में जानकारी मिलती है कि विक्रमादित्य पंचम कौन थे, लगभग इस बारे में इसमें जानकारी मिलती है। 12वां आता है कीर्ति कौमुदी। सोमेश्वर द्वारा रचित इस काव्य से चालुक्य वंशीय इतिहास की जानकारी मिलती है कि चालुक्य वंश का उस समय किस प्रकार से शासन था, इसके बारे में, उस वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। 13 नंबर पे आता है अवंती सुंदरी कथा। महाकवि दंडी द्वारा रचित इस ग्रंथ से दक्षिण भारत के पल्लवों के इतिहास की जानकारी मिलती है। और 14वें नंबर पर आता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना की थी पाणिनि द्वारा और संस्कृत व्याकरण की यह प्रथम प्रामाणिक पुस्तक थी, यानी कि संस्कृत व्याकरण की जो पहली प्रामाणिक पुस्तक थी वो पाणिनि द्वारा रचित थी और उसका नाम था अष्टाध्यायी। अब हम कुछ ग्रंथ पढ़ेंगे और उनके रचनाकार जो थे और उन्होंने किस काल में उन ग्रंथों की रचना की, ये चीजें पढ़ेंगे। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि के द्वारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की गई। रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई। महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की गई। अर्थशास्त्र के जो रचनाकार हैं वो है चाणक्य, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी रचना की गई। इंडिका है मेगास्थनीज। इसकी इसका जो काल है वो मौर्य काल में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जब था उस काल में इसकी रचना की गई है। ग्रंथ का नाम है पंचतंत्र और इसके रचनाकार हैं विष्णु शर्मा, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी रचना की गई। महाभाष्य की रचना पतंजलि के द्वारा 2री शताब्दी ईसा पूर्व में की गई और सत्स हसारिका सूत्र की रचना नागार्जुन द्वारा कनिष्क काल में की गई और बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा कनिष्क काल में ही की गई। और सौंदरानंद जो है उनके रचनाकार है अश्वघोष ही है और कनिष्क काल में इसकी रचना की गई। अब आगे आते हैं कुछ और। स्वप्न वासवदत्ता की रचना, जो रचनाकार हैं वो है भास, गुप्त काल 300 ईस्वी में की गई। कामसूत्र की वात्स्यायन गुप्त काल 300 ईस्वी में। कुमार संभव कालिदास के द्वारा गुप्त काल में। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा गुप्त काल में। विक्रमोर्वशीयम कालिदास के द्वारा गुप्त काल में। मेघदूतम की जो रचना की है वो भी कालिदास के द्वारा गुप्त काल में। रघुवंशम की रचना कालिदास के द्वारा गुप्त काल में और मालविकाग्निमित्रम की रचना भी कालिदास के द्वारा ही गुप्त काल में की गई। नाट्य शास्त्रम भरत मुनि के द्वारा गुप्त काल में की गई इसकी रचना। महाविभाषा शास्त्र की रचना वसुमित्र द्वारा कनिष्क काल में की गई। देवी चंद्रगुप्तम की जो रचना की है वो है विशाख दत्त के द्वारा गुप्त काल में की गई। मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक द्वारा गुप्त काल में की गई। सूर्य सिद्धांत की रचना आर्यभट्ट के द्वारा गुप्त काल में की गई
और बृहत्स संहिता वारामिहिर के द्वारा गुप्तकाल में की गई और कथा सरित सागर की रचना सोमदेव के द्वारा भी गुप्तकाल में की गई। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ विदेशी लेखक और उनके साहित्य कि उन्होंने किस किस साहित्य की रचना की है, कौन कौन से ऐसे साहित्य थे जो विदेशी लेखक थे और उन्होंने कौन कौन से साहित्यों की रचना की। आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस को जो हमने शुरुआत में भी बताया था, इतिहास का जनक इनको माना जाता है। इतिहास के पिता के नाम से हेरोडोटस को जाना जाता है। इन्होंने अपनी पहली पुस्तक हिस्टोरिका में लिखा था इसके बारे में, जिसमें भारत तथा ईरान फारस के बीच आपसी संबंधों का वर्णन है। इनकी जो पुस्तक है उसमें ईरान और भारत के बीच आपसी संबंधों का वर्णन है कि किस प्रकार से इन देशों में संबंध थे। दूसरा आता है मेगास्थनीज। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस निकेटर का राजदूत था। इसके द्वारा रचित इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन नगर प्रशासन तथा कृषि का वर्णन किया गया है। तीसरा आता है डायमिकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। चौथा आता है डायनोसियस। डायनोसियस जो थे यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेंडेफस का राजदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में ही आया था। पांचवा आता है प्लिनी। प्लिनी इसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। कौन सी लिखी? नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि का वर्णन किया गया है प्लिनी पुस्तक में। तो इसके बाद आगे जो आता है वो आता है 6वें नंबर पर फाहियान। फाहियान जो था वो 399 से 415 ईस्वी के बीच इन्होंने यात्रा की थी। तो प्रथम चीनी यात्री जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था वो था फाहियान। इन्होंने अपनी पुस्तक में तात्कालीन भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितियों का वर्णन किया है। किसने किया है? फाहियान ने किया है। 7वें नंबर पर आता है वेनसांग। वेनसांग 629 से 644 ईस्वी के बीच इन्होंने यहाँ की यात्रा की थी। इसे यात्रियों के सम्राट या यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है। यानी कि वेनसांग को और यात्रियों के सम्राट या यात्रियों के राजकुमार का नाम भी दिया गया है। इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यह सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किस सम्राट के शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। तो हर्षवर्धन जो थे इनके शासनकाल में ये भारत आए थे। इनके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत जो है, तो इनके द्वारा लिखा जो यात्रा वृत्तांत है सियुकी से तत्कालीन भारत के संबंध में जानकारी मिलती है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन का कार्य किया। किसने? वेनसांग ने। कौन से विद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय था जो बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय थे उस टाइम के। तो इनमें इन्होंने अध्ययन भी किया था और अध्यापन का कार्य भी किया था। किसने किया था? वेनसांग ने। और इनका आपको मेन ये याद रखना है कि इन्हें यात्रियों के सम्राट या यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। 8वें नंबर पर आता है इत्सिंग। यह भी एक चीनी यात्री था। इसने 670 ईस्वी के आसपास भारत के बिहार प्रदेश का भ्रमण किया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया था। जो इत्सिंग थे इन्होंने भी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अब आगे पढ़ते हैं कुछ जो रचनाकार हैं और वो कौन से देश के थे और उनकी रचना का नाम क्या था। तो मेगास्थनीज जो थे वो थे यूनान के और इन्होंने इंडिका की रचना की थी। इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। टॉलेमी थे यूनान के, इन्होंने ज्योग्राफी की रचना की थी। इनकी रचना का नाम था। प्लिनी है यूनान के, इन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका जो है उसकी रचना की थी। अज्ञात यूनान मिस्र के देश के पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, इन्होंने इसकी रचना की थी। फाहियान चीन के थे। ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज इनकी रचना का नाम था। वेनसांग चीन के थे। एसे ऑन बेस्ट इन वर्ड इनकी रचना का नाम था। इसिंग चीन के। रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एंड प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड मलाया इनकी रचना का नाम था। हमवली चीन के थे। लाइट ऑफ वेनसांग इनकी रचना का नाम। अल बरूनी अरब के थे और तहकीक अ हिंद इनकी रचना का नाम था।